अगर आपको पता चले कि दो छोटे छोटे सवाल और हैं, उसके बाद हमें कांग्रेस पर बात करनी है। आदेश जी इंतज़ार कर रहे हैं। हमें जानना है और मैं चाहता हूं कि इसमें मेनन सर भी अपनी बात रखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आई हैं, चुनाव के वक्त ये भी कहा गया कि एक दूरी दिखी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और संघ में जिस तरह का एंथुसियाज्म पूर्व में दिखा वो नहीं दिखा। आप आज जब हम नेता नगरी की इस केस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हमारे पास में दो इंसिडेंट्स और जमा हो गए हैं। एक है ऑर्गेनाइजर में छपा एक लेख जिसमें महाराष्ट्र स्पेसिफिक एक बात कही गई है कि एनसीपी और शिवसेना के जिन फैक्शंस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया वो बहुत अच्छा फैसला नहीं था और इस चीज़ को लेकर एनसीपी की तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। उसके बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान है। अगर आप उनके बयान को उनके पुराने बयानों से मिला करके देखेंगे तो उन बयानों में एक कंटिन्यूटी है। वो जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं। जिन विषयों के बारे में जो उनकी राय रही है, सेलिब्रिटी कल्चर को लेके उनकी जो राय रही है वो आज भी वही है। तो उसमें तो कंटिन्यूटी है, लेकिन जो टाइमिंग है उनके बयान की उसको फिर बहुत सारी चीज़ों से जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या ये सरकार में जो हाईकमांड है उसको लेकर के कोई संदेश है। मणिपुर का जिक्र उन्होंने कर दिया। इन दो चीज़ों को लेकर बीजेपी में किस तरह की बात चल रही है और जैसे हिमांशु जी आप कह रहे थे कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दरार खाई बन रही है, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए पार्टी क्या कर रही है? मुझे लगता है अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐसा दिखा, मुझे कोई प्रयास नहीं दिखा। हाँ, इतना जरूर है कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन अरुण कुमार जी जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय का काम देखते हैं वो वहां थे। सुरेश सोनी वहां थे जो सहसर संघ चालक रहे हैं, सहसर कार्यवाह रहे हैं, वो वहां थे। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के बीच में बहुत लंबे समय तक जो है वो समन्वय का काम देखा है, वो वहां नजर आए। बाकी संघ के बहुत नेता उस शपथ ग्रहण समारोह में नजर नहीं आए। एक चीज आज मेरी संघ के एक नेता से बात हो रही थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि इंद्रेश कुमार का ये बयान, मोहन भागवत का बयान, उसके बाद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ दर्शाता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इस जो मैं कहने जा रहा हूं उसको लोग ट्रोल कर दे सोशल मीडिया पे निखिल। और मुझे लगता है वो उसका कारण ये है, आप अगर देखेंगे तो जेपी नड्डा जिन्होंने एक दैनिक अखबार को एक इंटरव्यू में कहा, और उसकी पत्रकार अभी हमारे साथ ही थी प्लीज, कि एक जमाना था जब हमें जरूरत थी, अब किया था जी, जिसमें उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं जी, तो जेपी नड्डा ने ये कहा कि हमको संघ की जरूरत नहीं है और रिजॉइंडर भी नहीं दिया उस चीज को का। लेकर संघ खासा नाराज है। उनका ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये मानती है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है तो उस व्यक्तिगत विचार के लिए उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप उनको, अभी अध्यक्ष भी है वो और सरकार में भी आपने शामिल कर लिया है। और आप देखिए जेपी नड्डा के सरकार में शामिल होने के बाद ही जो है सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आता है, मणिपुर पे भी आता है और ये संगठन पे भी आता है। वो चुनाव जिस तरह लड़ा गया उसको लेकर भी उन्होंने टीम की है। उन्होंने कहा है कि भाषा का अनुशासन नहीं रखा गया। जो प्रतिपक्ष है, जो कि एक मतलब डेमोक्रेसी का एक एलिमेंट है कि विपक्ष रहेगा भी, आप उसको दुश्मन मत मानिए, उसको दुश्मन मत मानिए। बहुत सारी नसीहतें थी उसके अंदर। हाँ, तो नहीं, वो बहुत शालीन शब्दों में इस सब चीजों को रखते हैं। और सरसंघचालक मोहन भागवत जो हैं उनके इस तरीके के बयान ये पहली बार नहीं है। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी तब उन्होंने एक चीज कही थी कि आज जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कैंसर फैल रहा है वो दवाई से ठीक नहीं हो सकता, एलोपैथिक से, उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद देखिए सरकार बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था ये मुक्त वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप याद कीजिए। वो इस तरीके के बयान उन्होंने बहुत बार दिए हैं, लेकिन इस बार का जो बयान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने दिया कि अगर आपने कोई काम किया है तो उस पर घमंड मत कीजिए, उस पर मत बोलिए कि आपने किया है।
मैं मेनन और सर फिर की आज उस पे इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका बयान आता है। फिर 5 जने, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनाइजर जो संघ का मुखपत्र मानते हैं जिसको, उसमें जो है एक लेख छप जाए और उसको लेकर संघ की तरफ से कोई बयान ना आए। ये तो दिख रहा है सर। आप देखिए, जेपी नड्डा भी अपने बयान को क्वालिफाई नहीं करते हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी ये कहता है कि देखिए वो मिसकोट हो गए, या उस बयान को किसी तरह संभालने की कोशिश नहीं होती है। और अब हम संघ की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें भी ये देख रहे हैं कि संघ ने भी अपनी बात को क्वालिफाई नहीं किया। चीज है, जब वो अखबार के अंदर वो बात आती है आर्टिकल में, तो कोई रीजॉइंडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं जाता है कि भाई हमारी बात को आपने गलत तरीके से छाप दिया। ये रीजॉइंडर नहीं आया उनकी तरफ से। वही है, वो तलवारें खिंची खिंची लगती हैं। मैं मेनन सर की भी प्रतिक्रिया चाहता हूं इस चीज़ के ऊपर कि वो किस तरह से देख रहे हैं संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह से चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं उसको। और दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं, हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर स्पेसिफिकली, लेकिन एक चीज़ जो पहले नज़र आ गई, हमने ये देखा कि जब चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण हो रहा था, उसमें मंच में तमिलसाई आती हैं और चलते चलते उनको गृह मंत्री रोक लेते हैं और उनसे कुछ कहते हैं जिसको इस तरह रीड किया गया जैसा वो विजुअल था कि कोई नसीहत दी जा रही थी। उसके बारे में सर आपकी जानकारी क्या है? उसकी खास जानकारी तो आप हिमांशु जी से पूछिए। हिमांशु जी बताएंगे उसके बारे में। ऐसे कह सकता हूं कि आप ये जैसे हिमांशु जी ठीक कह रहे थे कि कोई नई बात नहीं है जिस तरह से भागवत जी बात कर रहे हैं जी। और मैं एक ओकेशन की तरफ इशारा करना चाहता हूं। वो खास ये है कि आप ये कोई कि नड्डा साहब ने कह दिया, ये व्यक्तिगत उनका ओपिनियन हो सकता है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन से पहले अगर मैं एक तरह से इलेक्शन का भी जो मूड पूरा एक तरह से सेट हुआ है, उसका एक जो मूल कारण है, मैं जो एक कोर वोटर में ही असंतोष रहा है और समन्वय जो संघ और पार्टी के बीच में थोड़ा कम रहा है। कितने संघ के कार्यकर्ता ग्राउंड पे जिस तरह से वैसे काम करते हैं इलेक्शन के दौरान, वो नहीं किया। हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इसको मैं जरा 2-3 महीने पहले की एक ओकेशन पे ले जाके आप लोगों को, अगर किसी ने शायद उस वक्त ध्यान ना दिया हो, इन अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के दिन जो मोदी साहब का जो भाषण था, उसके बाद जो भागवत जी ने उधर भाषण दिया, उसको अगर मैं तो उन्हीं दिनों से बोल रहा हूं, उन दिनों का उसका जो एक करिश्माई ये जो एक एटमॉस्फेयर था, इतना बड़ा था कि कोई उस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वो पूरा का पूरा एक तरह से ऑलमोस्ट पर्सनलाइज्ड क्रिटिक मानता हूं मैं। उस वक्त जो उन्होंने मंच पे खड़े होके मंदिर के सामने मोदी के मौजूदगी में जैसे कि उन्होंने शुरुआत के अगर 10 मिनट छोड़ दें, उन्होंने बोला अब इस जोश के मौके पे होश की बात करने का भार जो है वो उसका दारोमदार मेरे ऊपर है। और उसके बाद उनके स्पीच को आप पढ़ के देखिए, समन्वय की बात कर रहे हैं, गांधी को कोट किया, निवेदिता को कोट किया। आप पूरा स्पीच सुन लीजिए, उनमें से एक सेंटेंस जो लगता है, शुरू में उन्होंने बोल दिया कि हाँ मोदी साहब जो हैं तपस्वी हैं और मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूं। उसके बाद जब से वो मूल मुद्दों पे आए, आप उनका बात सुनिए। जो कल कहा उन्होंने, कल परसों जो कहा, कोई नई बात है नहीं उसमें, क्योंकि वो इट वाज ऑलमोस्ट आई वाज क्वाइट अमेज्ड टू सी दैट ऑन दैट ओकेजन व्हिच वाज सपोज्ड टू बी द पीक। और उसके भी पहले अगर ले जाऊं तो जो असंतोष, देखिए ये पार्टियां जिस तरह से आखिर में नंबर जीती हैं वगैरह वगैरह, ये सिर्फ कोई आर्थिक असंतोष और इस तरह की बातें नहीं है। इसमें बहुत आइडेंटिटी रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं। और मंदिर के पहले मैं तो मानता हूं कि वो मंदिर का जो उद्घाटन था वही टाइम है जब थोड़ा सा कॉन्सेंसस क्रैक कर गया था। और उसके लीड अप में सबसे ज्यादा ऑपोजिशन का रोल मैं तो बोलूंगा प्ले किया शंकराचार्य ने। लाखों व्यूअर्स थे हर वीडियो के उनके,
मंदिर के उसके रनअप में, लाखों लाखों। और उसी के रहते वहां साइड में सत्यपाल मलिक भी बात कर रहे थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां चली गई। शंकराचार्य जो बोल रहे थे उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां चली गई। उसके बाद जो एक तरह का जो सारी बातें जो बोल रहे हैं वो उसी पॉइंट पे जाके लीड अप करती हैं कि आपका जो आपकी छवि है वो क्या वो राम को लाए हैं। उस लेवल, उस पॉइंट पे ही जाके ये क्वेश्चन बहुत ही एक्यूट हो गया था। और आप भगवत जी का भाषण उस दिन का, आई इनवाइट एनीवन टू गो बैक एंड लिसन टू व्हाट ही सेड दैट डे। और तो अभी इनकी हालत थोड़ी सी माने थोड़ी और पतली हो गई है, इसलिए कह रहे हैं। तो ऑपोजिशन का रोल जो है ये लोग प्ले कर रहे हैं या कुछ, मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा माने डिस्टेबलाइज करने का कुछ करेंगे। लेकिन अध्यक्ष किसको चुनेंगे वो इस बात से जरूर एक रिश्ता रखेगा कि वो आरएसएस के साथ वो एक तरह का अजीब टाइप का एक, क्या बोले इसको, इडिपल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट, कि अपने ही पैट्रिसाइड करना है आपको, उस तरह की एक इच्छा जागी। अभी हम सक्षम हो गए हैं, अभी हमको, हम पिताजी आप जो है आप चले जाइए हमारे रास्ते से। ये जो एक रुख अपनाया इन्होंने और वो उसका ब्लोबैक हो रहा है, तो कितना उसको रिपेयर करना चाहेंगे उस पर निर्भर करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे ख्याल से वो लक्ष्मण का नाम टिक्स मोर बॉक्सेस, क्योंकि वो साउथ से भी हैं, ओबीसी भी हैं, और काफी सुनील बंसल के नाम में वो जो हिमांशु जी ने जो चीज नहीं बताई वो भी काफी अहमियत रखती है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वो जो रिलेशन है सेंटर का, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक्स जो है उसको ज्यादा थोड़ा सा एक्सैसरबेट करेगा। तो वो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दे विल गो डाउन दैट रूट। और बंगाल जो है हारे हैं, उड़ीसा तो मेरे ख्याल से लास्ट मिनट जो है लोकल यूनिट से एक ये आया कि हम लोग गठबंधन में नहीं, हम अपनी तरफ से करने के लिए सक्षम हैं, तभी जाके जीते हैं, वरना रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। लिज मैम, हम इस सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहते हैं। जैसा अभी हिमांशु कह रहे थे कि इस तरह की खूब बातें हुई कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई दरार पड़ गई है, खाई बन रही है, और इन्हीं सारी बातों के बीच में, इस इल्ज़ाम के बीच में कि संघ का पूरा समर्थन मिला नहीं बीजेपी को 24 के चुनाव में, मोहन भागवत के वो बयान आते हैं जिसमें वो संयम की बात कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन को लेके जिस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए उसको बात कर रहे हैं। इससे बीजेपी में कैसे देखा जा रहा है और किस तरह के रिस्पॉन्स की तैयारी है? ये ना भाजपा में इसमें लोग नॉट सरप्राइज्ड इन अ वे, लेकिन ये है मोहन जी, सरसंघ चालक जी इज नॉट ए पर्सन एक हर दिन एक कमेंट पब्लिकली सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ बनाते हैं, वो नहीं करते ऐसे। इसमें ना हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। एक तो पार्टी में अभी जो हार उन्होंने, एक काइंड ऑफ डिफीट इन हरियाणा 5 सीट गया, राजस्थान में तो सिर्फ 14 सीट मिला आउट ऑफ 25, और यूपी में इतना 33 सीट्स लॉस हो गया। इसमें पार्टी में बड़ा समीक्षा चल रहे, मतलब फॉर्मली अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चर्चा में है। 2-3 जैसे उन्होंने बोलते, एक उसी में है कि काडर में, मतलब काडर का मतलब, कल एक नेता मुझे बोल रहे थे बीजेपी काडर और आरएसएस काडर में ज्यादा फर्क नहीं है ग्राउंड पे, तो काडर में एंथुसियाज्म नहीं था, काडर ने कोऑपरेट नहीं किया। इसका मतलब ये तो संघ में भी था, वो जो एंथुसियाज्म 2014 में 2014 और 2019 में हमने देखा भाजपा काडर में या संघ का काडर में जो भी है उनमें हमने देखा वो नहीं था इस बार। वो तो इसमें कोई देयर इज नो डिस्प्यूट ओवर इट। तो इसका कारण एक तो लोग बोल रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था, कॉम्प्लेसेंसी था, जो भी है मोदी जी और राम मंदिर के इसमें जीत जाएगा वो था। दूसरा ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्शन मैनेजमेंट भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस से या इसकी जो उम्मीद था कि राम टेम्पल के ऊपर, राम टेम्पल के नाम से जो उम्मीद था ना, राम मंदिर के नाम पे या मोदी जी के नाम पे जो भी हो हम जीत जाएंगे, इसकी वजह से इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़ा लापरवाही किया है।
कि बहुत नेता हैं जो हम बात कर रहे थे 2-3 दिन में, बहुत नेताएं हमसे ये बोल रहे कि इन्होंने कि कोई चर्चा ही नहीं किया, ग्राउंड लेवल से जो फीडबैक दिया उन्होंने मान ही नहीं लिया, थोड़ा अपने मर्जी से उन्होंने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। तो ये सब चीजें, और जो दूसरा बात है कि इन्होंने 400 पार का नंबर दिया था, इसी स्लोगन को जैसे ऑपोजिशन ने ट्वीट कर दिया है कि इनको उन्होंने रिजर्वेशन से जोड़ दिया। वो देखो, ये तो पहले से संघ और बीजेपी का एक कुछ लोग सोचते हैं ये लोग कोटा के खिलाफ है, तो ये उसका एम्प्लीफाई कर दिया। तो ये सब चीज के उसमें देयर इज अ काइंड ऑफ रिसेंटमेंट और देयर इज अ काइंड ऑफ अनरेस्ट एंड डिस्क्वाइट among the cadre in the बीजेपी। उसके ऊपर ये है, दूसरा है कि हर लोग मानते हैं कि कम्युनिकेशन जो था भाजपा के नेतृत्व और संघ का नेतृत्व के बीच में जो रेगुलर कम्युनिकेशन था उसमें थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा it was not as regular as before. A kind of collapse in the communication has happened in the recent past. इसकी वजह से तो obviously संघ leaders were also must be upset. इनकी पब्लिक स्टेटमेंट से ये एक चीज आया कि जब चुनाव का नतीजा आ गया, भाजपा में या भाजपा की जो भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है उनका पहले की ये सोच था कि ये अभी आरएसएस इनको पकड़ेगा, आरएसएस के साथ बातचीत पूरा ऐसे होगा, अभी सारा डिसीजन में आरएसएस का इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन आप मंत्रिमंडल देखो, आपको लग रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कोई संघ का कोई इन्फ्लुएंस है? नहीं है। ये तो मोदी जी जैसे उन्होंने प्लान किया ऐसे ही मंत्रिमंडल बनाया, जैसे उन्होंने प्लान किया ऐसे ही उन्होंने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। जो वो मैसेज उन्होंने वो मोदी जी देना चाहते थे वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी इन दिस कॉन्टेक्स्ट जब आप सरसंघ चालक जी का स्टेटमेंट देखे तो हमें पता चलेगा कि जो इट रिफ्लेक्ट्स द कम्युनिकेशन गैप। एक सरसंघ चालक जी पब्लिकली एक स्टेटमेंट, जैसे अहंकार वो वाला हम बोल सकते हैं, कोई इट मीन्स टू एवरीबडी, सारे पॉलिटिकल नेताओं के बारे में ही बोला। लेकिन मणिपुर का ऐसे बोल नहीं सकते है ना। मणिपुर सरकार की जिम्मेदारी है, वो भाजपा सरकार है, सेंटर राज्य में भी है, केंद्र में भी है। तो इसका इट वाज अ पब्लिक क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट that shows that there is a kind of collapse or there is some kind of deterioration in the communication between the two. मुझे पता नहीं है कब कम्युनिकेशन इन्होंने रिस्टोर करेगा या करेगा कि नहीं, या बीजेपी ऐसे ही चलेगा, बीजेपी ऐसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड संघ ऐसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग भी जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, ऐसे नहीं है कि पहले जैसे ऐसे होगा कि उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए ये लोग कब तक एक स्टेप लेंगे हमें वेट करना पड़ेगा, हम देख लेंगे कैसे रिस्टोरेशन प्रोसेस हो रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है एज फार एज आई नो।